नमस्कार दोस्तों हम भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ते आ रहे थे। मैंने पिछली कक्षा में आर्टिकल 12 तक बात कर ली थी। मैंने इससे पहले कुछ बताया था कि हमारे संविधान में जो भाग 3 है, जिसको हम मूल अधिकार कहते हैं, कहाँ से लिया गया। इसके मैंने आपको कुछ संवैधानिक इतिहास बताया था। कुछ मैंने अदर स्टेट यानी कि अदर राज्यों के बारे में बताया था, जैसे कि हमारा ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। इन सब के मैंने उदाहरण लिए थे। अब सर आप कह रहे हो राज्य, हाँ बिल्कुल, ये हम पॉलिटिकल साइंस में राज्य ही कहते हैं इनको, देशों को। जो हम वास्तव में जो बात कर रहे हैं देश, ये जैसे कि भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये सब देश, इनको पॉलिटिकल भाषा में राज्य ही कहते हैं। ठीक है ना। राज्य शब्द क्या है, मैंने इसको पिछली वीडियो में भी डिफाइन कर रखा है। राज्य शब्द मूल 4 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा टॉपिक पे डीपली नहीं जाऊँगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ते आए थे भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में। क्या पढ़े थे? भारतीय संविधान के भाग 3 में हमने पिछली कक्षा में आर्टिकल 12 भी पढ़ लिया था। आर्टिकल 12 में क्या बताया था? आर्टिकल 12 में बताया था राज्य शब्द के बारे में, कि आखिर राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है। राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है, तो मैं फिर आपसे रिवीजन के तौर पर एक बता दूं कि राज्य शब्द में मूल रूप से 4 चीज़ शामिल है। मूल रूप से 4 चीज़ शामिल है। कौन कौन सी देखना। पहली है कि भारत की सरकार और संसद। भारत की सरकार और संसद, ठीक है, पहली बात है। इसकी जुड़ी हुई बहन कौन सी होगी? जुड़वा बहन होगी राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार और संसद। सरकार और संसद तो वहाँ होती नहीं, वहाँ होता है विधानमंडल, तो यहाँ विधानमंडल। ठीक है नहीं, ये मैंने विधानसभा भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, विधानमंडल ही अच्छा शब्द है। चलिए तीसरी बात मैंने बताई थी, सभी प्राधिकारी कौन से? सभी स्थानीय प्राधिकारी, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, प्राधिकारी। ठीक है। और एक और बात थी जो मैंने चौथी थी, वह थी अन्य प्राधिकारी। ठीक है, प्राधिकारी। चलिए ये मैंने बताए थे कि ये जो 4 है ये राज्य शब्द को परिभाषित करेंगे, लेकिन कौन से उपक्रम है, कौन सी संस्था है जो राज्य शब्द में परिभाषित नहीं होती, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। राज्य शब्द में कौन कौन परिभाषित नहीं है देखना। हमारे जितने भी हमारे न्यायालय है, राज्य शब्द में परिभाषित नहीं है। जैसे कि हमारा उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला अधीनस्थ न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, ग्राम पंचायत न्यायालय, ये सब क्या है? राज्य शब्द की परिभाषा से भिन्न है। ये राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। मैंने एक और बात बताई थी कि एक बैंक है, कौन सा बैंक? ICICI बैंक। यह भी राज्य शब्द से भिन्न है, यानी कि राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं आता। एक और बात थी निजी विश्वविद्यालय। देखना, निजी विश्वविद्यालय को भी राज्य शब्द के अंतर्गत नहीं माना जाता, लेकिन यदि निजी विश्वविद्यालय को सरकार द्वारा कोई अनुदान दिया जाता है, तो वह भी राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित होगा। क्या होगा? राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित होगा। चलिए ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता देता। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विधि के बारे में, जो आर्टिकल 13 में बताया गया है। क्यों? आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 है हमारे मूल अधिकारों को पहरी। आर्टिकल 13 है हमारा मूल अधिकारों का पहरी। तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपसे चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो इसीलिए लाइक एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या बात की गई है। आर्टिकल 13 बताता है हमारा विधि, कि आखिर कौन होगी विधि क्या है, इनके बारे में आर्टिकल 13 बताता है। एक बार पढ़ के देख लेते हैं। आर्टिकल 13 है कि इस अनुच्छेद को मूल अधिकारों का पहरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकारों का पहरी। चलिए ये तो पता चला कि इसको मूल अधिकारों का पहरी भी कहते हैं। दूसरी बात, इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। ये बात नोट करने की। न्यायालय किसी भी ऐसी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। ध्यान सुनना, यदि संसद ने कोई ऐसी विधि बना दी जो हमारे मूल अधिकारों को कम करती है, उनको प्रभावित करती है, उनको न्यून करती है, तब न्यायालय को यह अधिकार है कि वह उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है।
न्यायालय को वह अधिकार है कि वह उस विधि को शून्य घोषित कर सकता है। आखिर वह कौन सा अधिकार है जिसके तहत इसको शून्य कर सकता है? देखना, हमारे अनुच्छेद आर्टिकल जिसको कहते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा इन विधियों की जांच करेगा, समीक्षा करेगा और उसके तहत इन विधियों को शून्य घोषित कर देगा। ठीक है, देखते हैं अगली लाइन में क्या लिखा है। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया था। चलिए देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है दो है, एक तो उच्चतम न्यायालय के पास है जो आर्टिकल 32 के तहत यूज कर सकता है, दूसरा है उच्च न्यायालय के पास जो आर्टिकल 226 के तहत यूज कर सकता है। चलिए ये तो मैंने आपको बताया। न्यायिक पुनर्विलोकन भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है। न्यायिक पुनर्विलोकन, यदि कोई भी कानून जो संसद द्वारा बनाया गया है हमारे भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों का या तो हनन करता है अथवा उनको न्यून करता है तो वह कानून न्यायिक पुनर्विलोकन के द्वारा उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो होती है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया। आगे लिखा है आच्छादन का सिद्धांत। ये बार पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं। देखना, इस सिद्धांत के अनुसार संविधान पूर्व विधियां संविधान के लागू होने पर मूल अधिकारों से आच्छादित हो जाती है और सुषुप्ता अवस्था में चली जाती है। आच्छादन हटते हुए पुनर्जीवित हो जाती है। ठीक है, समझ में नहीं आया? अब ध्यान सुनना, एक बात दो। किसी घर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी घर में एक लड़का है, उस लड़के को यह अधिकार है कि वह बिना नहाए बिना कुछ भी अपना साफ सफाई करे सोकर उठा और किताब पढ़ सकता है। क्या है? उसका अधिकार है कि वह कुछ भी करे बगैर, अपनी साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई करे बगैर भी किताब पढ़ सकता है। उसको यह अधिकार दे दिया गया। किसके द्वारा? उसके परबब्बा द्वारा, जिसको कहते हैं दादाजी, है ना, ग्रैंडफादर के द्वारा अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब जो पिताजी है, पिताजी ने एक अधिकार बनाया, एक कानून बनाया कि इस घर में किताब केवल वही पढ़ सकता है, इस घर में किताब केवल वही पढ़ सकता है जो कभी नहाकर बैठा हो, जो कभी नहाकर बैठा हो। ठीक है, ये कानून बना दिया, ये कानून बना दिया। अब इस कानून में और बाबा जी वाले जो कानून था जो हमें अधिकार प्राप्त है, इसमें कहाँ टकरावट है? कहाँ टकरावट है? ध्यान सुनना। जो बड़बब्बा ने हमारा कानून बनाया था वह था कि वह किसी भी परिस्थिति में ना हो या ना हो कैसे भी पढ़ सकता है, ये था, उसको अधिकार था। लेकिन अधिकार को सीमित कर दिया कब? अब वह केवल नहाने के बाद ही पढ़ सकता है। क्या? या तो नहाएगा तभी पढ़ेगा, अन्यथा नहीं पढ़ेगा। अब ध्यान सुनना, अब यहाँ आच्छादन का सिद्धांत लगाते हैं। आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? अब जो पिताजी द्वारा बनाया गया कानून है, पिताजी द्वारा कानून क्या बनाएगा कि इस घर में केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जो नहाया हुआ हो। तो इसमें जो नहाया हुआ शब्द है ना, वह आच्छादित कर दिया गया। क्यों? नहाया हुआ शब्द हमारे अधिकार को न्यून अथवा सीमित कर रहा था। जो नहाया हुआ शब्द था हमारे अधिकार को सीमित कर रहा था, इस वजह से उसको आच्छादित कर दिया गया। उसका केवल अगला पाठ ही लिया गया। अगला पाठ ऐसे हो सकता है जैसे कि इसके बाद वह खाना भी खा सकता है, बिल्कुल खाना खा सकता है। ठीक है ना, ये बातें आच्छादन के सिद्धांत। अब देखते कुछ बात और समझने की कोशिश करते। देखते, यह सिद्धांत उच्चतम न्यायालय ने भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में दिया था। किसके वाद में? भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में दिया था। कौन सिद्धांत? आच्छादन का सिद्धांत। अगली बात देखते हैं। यह सिद्धांत संविधान पूर्व एवं संविधान लागू यानी संविधान पश्चात लागू विधियों पर लगता है जो विधियां मूल अधिकारों से असंगत पाई जाती है। अब ध्यान सुनना, मैंने बात की संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां। ध्यान सुनना, मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13, इसके अंतर्गत जो सब क्लोज है, एक 13 है, 13(1) और एक है 13(2). ठीक है ना, आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(1) बात करता है संविधान पूर्व विधियों से। किसके बारे में बात करता है? संविधान पूर्व विधियों के बारे में, पूर्व विधियों के बारे में। वहीं आर्टिकल 13(2) बात करता है संविधान पश्चात विधियों के बारे में। संविधान लागू होने के पश्चात
विधियों के बारे में, ठीक है ना, विधियों के बारे में। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि मैं आर्टिकल 13(1) की बात करूं, आर्टिकल 13(1) संविधान पूर्व विधियों के बारे में समझने की बात करना, मतलब समझने की कोशिश करना। यदि कोई ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले ब्रिटिश शासनकाल में बनाई गई, ठीक है, और वह हमारे भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के प्रति असंगत पाई जाती है, तो वहाँ क्या होगा, आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा। वहाँ क्या होगा, आच्छादन का सिद्धांत लागू होगा। देखो, इस विधि में जो संविधान के आर्टिकल 1 में जो विधि बनाई गई है, ये भूत लक्षी विधि नहीं है। भूत लक्षी विधि नहीं मतलब ये ऐसी विधि नहीं है जो पहले बना चुके और आर्टिकल 13 यानी संविधान के लागू होने के पश्चात तुरंत शून्य हो गई, नहीं। इनके कुछ कटनी छटनी होगी, जैसे कि कुछ दर्जी कुछ गलत कपड़ा है तो उसको हटा देता है, बाकी का यूज कर लेता है, ऐसे ही होगा। आच्छादन का सिद्धांत यूज होगा किसमें, आर्टिकल 13(1) में, संविधान पूर्व विधियों के बारे में। फिर बता दूं, यदि कोई भी विधि संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों के प्रति असंगत पाई जाती है, तो वह आच्छादन के सिद्धांत के अनुसार समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि ढक दी जाएगी, ठीक है। ये किस में थे, आर्टिकल 13(1) में। वहीं आर्टिकल 13(2) की, आर्टिकल 13(2) कहता है संविधान के लागू होने के पश्चात संसद अथवा विधानमंडल कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारत के संविधान में वर्णित भाग 3 में मूल अधिकारों का हनन अथवा न्यून करती हो, ठीक है ना। क्या कहती है, मूल अधिकारों को न्यून करती हो। कौन नहीं बनाएगा, संसद अथवा राज्य विधानमंडल, ठीक है। कौन सी विधि नहीं बनाएगा, ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का हनन अथवा मूल अधिकारों को न्यून करती हो। आर्टिकल 13(2) में बात है, यदि कोई ऐसी विधि बना दी तो वह लागू होने से पहले ही निरस्त हो जाएगी। क्या होगा, लागू होने से पहले ही शून्य घोषित हो जाएगी। किसके द्वारा, ये फिर वहाँ से आएंगे हमारे न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत आएगी, तो सुप्रीम कोर्ट आएगी हमारे आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। ये बात हमने जानने की कोशिश की थी न्यायिक पुनर्विलोकन में भी। अगली बात देखते हैं, भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ये अधिकार नहीं त्याग सकता। ध्यान सुनना, भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से ये अधिकार नहीं त्याग सकता। हमें कितने अधिकार प्राप्त है, 6 मूल अधिकार प्राप्त है। हम नहीं त्याग सकते। हम चाहते हैं कि हमें जीवन का अधिकार नहीं चाहिए, यानी कि हमको इच्छा मृत्यु चाहिए, नहीं, हम अपनी इच्छा मृत्यु नहीं ले सकते। हमें अपना अधिकार त्यागने का अधिकार नहीं है। क्या बात है कि हमें अपने अधिकार को त्यागने का अधिकार नहीं, लेकिन अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपना अधिकार त्याग सकता है। अमेरिका में ये सुविधा है, लेकिन भारत में सुविधा नहीं है। न्यायालय ने बताया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमारे जो देश की जनसंख्या थी बहुत ही गरीब और निरक्षर थी, जिसको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता था, ठीक है। हो सकता था कोई भी व्यक्ति अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग कर दे, इस कारण इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि इस अधिकार को ले ही नहीं गया तो समाप्त क्या करेगा। चलिए अब देखते हैं कुछ बात है कि संवैधानिक संशोधन क्या विधि है। एक टॉपिक आता है जिस पर बहस होती है कि यह संवैधानिक संशोधन विधि है। संवैधानिक संशोधन, ध्यान सुनना। पहले तो देखते हैं विधि क्या है। तो आर्टिकल 13(3)(a) के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र में विधि शब्द का प्रभाव रखने वाला कोई भी अध्यादेश, आदेश, नियम, परिनियम, उपनियम, सूचना, अधिसूचना, रूढ़ि तथा प्रथा इसके अंतर्गत आते। किसके अंतर्गत आते? विधि शब्द के अंतर्गत आते। कौन कौन से? फिर बता रहा हूँ, अध्यादेश, आदेश, नियम, परिनियम, उपनियम, अधिसूचना, सूचना, रूढ़ि तथा प्रथा इसके अंतर्गत आते। चलिए, विधि शब्द है नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट पर बहस चल रही थी। इसका सर्वप्रथम जो एक वाद आया, पहला वाद था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। इसमें एक प्रश्न किया गया था सुप्रीम कोर्ट से, क्या आर्टिकल 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत किया गया संवैधानिक संशोधन विधि है अथवा नहीं। ठीक है, विधि है अथवा नहीं। यदि आर्टिकल 368 के तहत कोई संविधान संशोधन विधि है, यदि आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन विधि है, तो मूल अधिकारों में, आपसे लिए एक क्वेश्चन है, इसी का आंसर आपको मिलेगा, मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं। इसका आंसर मुझे अभी लिख के बताना है, पहले मैं आपको समझा दूं। ठीक है, चलो देखते हैं।
संगरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्वेश्चन था कि क्या आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन विधि है? बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन विधि नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें विधि माना गया, इसमें बताया गया कि विधि माना गया, मतलब कि विधि माना गया, अतः संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कमी नहीं की जा सकती। इसमें संकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में नहीं था शब्द, यानी कि विधि नहीं था, तो यानी कि इसमें कमी की जा सकती थी, लेकिन इसमें माना गया अतः इसमें कमी नहीं की जा सकती गोलकनाथवाद में। फिर बात आया कि 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पेश किया, वह पारित हुआ और उसके द्वारा एक शब्द लिया गया, उसके द्वारा क्या किया गया, संवैधानिक संशोधन विधि को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया गया। संवैधानिक शब्द विधि को अनुच्छेद 13 से ही निकाल दिया गया। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक संशोधन को जो 1971 में किया गया था, 24वां संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 के अर्थों में विधि नहीं माना। ठीक है, इसको विधि नहीं माना और अतः संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती मामले में एक बात हुई थी, इन्होंने कहा कि हम ये मान रहे हैं कि तुम्हारा अनुच्छेद 368 के तहत यदि कोई भी संविधान संशोधन होगा वह विधि नहीं होगा। ठीक है, ये हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन यह बात तब तक मान रहे हैं यदि संविधान के मौलिक यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में, यदि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन न हो। अब ध्यान सुनना, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था केशवानंद भारती मामले में, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले में दिया था। इसके तहत कि हाँ, संसद हमारे मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि वह संशोधन हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे को प्रभावित ना करता हो, हमारे संविधान के आधारभूत संरचना को प्रभावित ना कर सकता हो, तभी तक संशोधन किया जाएगा। यदि कोई भी संविधान संशोधन जिसमें शामिल है हमारे मौलिक अधिकार भी, हमारे संविधान के मौलिक स्ट्रक्चर, हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, हमारे संविधान का मौलिक अधिकारों तथा बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, आधारभूत ढांचे को प्रभावित करता है, तो वह संवैधानिक संशोधन अवैध घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? हमारे संविधान का जो संशोधन हुआ वह अवैध घोषित कर दिया जाएगा। मेरा मानना है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसके साथ आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।